Hi, great works are performed not by strength but perseverance. Today is 4th of March 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च करता है इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। हजारीबाग नेशनल पार्क सिचुएटेड है झारखंड में। विजय हजारे ट्रॉफी इज रिलेटेड विद स्पोर्ट्स। कालबेलिया फोक डांस है राजस्थान का। यूएई में होता है डेजर्ट फ्लैग मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये। जल शक्ति मिनिस्ट्री का है कैच द रेन कैंपेन 100 डेज। आज के सवाल है नेम द मेंबर कंट्रीज ऑफ बिम्स्टेक। ये जो बिम्स्टेक बॉडी है इसका फुल फॉर्म क्या है और नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं उनका नाम बताइए। Who has written the book Every Vote Counts, The Story of India's Elections? ये बुक किसने लिखा है। नेम द ओनली नेशनल पार्क ऑफ यूपी। यूपी में केवल एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है। What is the theme of World Wildlife Day 2021? What do you mean by this word Zero Discrimination Day? The festival of Dhanu Jatra is celebrated in which Indian state? So these are 6 questions for today. आज की वोकेबुलरी है बॉयंट। बॉयंट मतलब एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू कीप अफ्लोट, डूबा नहीं है वो। जैसे शिप हो सकता है, कंपनी हो सकती है, स्टार्टअप हो सकती है, इकोनॉमी हो सकती है, दैट इज दिस बॉयंट। फेसलिफ्ट, अक्सर मॉडल्स के फेसलिफ्ट आते हैं। कोई नया प्रोडक्ट आया है, मोबाइल, कार्स, फेसलिफ्ट मॉडल, दैट इज रिफर्बिशमेंट, रेनोवेशन और रिवैम्प। ट्रोजन हॉर्स, ये वर्ड हम यूज करते हैं जब ब्रीच किया गया सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विद ऑस्टेंसिबली परफॉर्मिंग सम इनॉक्यूअस फंक्शंस। इसका बैक स्टोरी ये है, एक था ट्रॉय। ट्रॉय में एक बड़ा सा हॉर्स गिफ्ट करते हैं वो एनिमी को, और उस हॉर्स के अंदर रहते हैं इनके सोल्जर्स। तो वो काइंड ऑफ ब्रीच किया इन्होंने सिक्योरिटी में बाय दिस ट्रोजन हॉर्स। कंप्यूटर्स में भी ये ट्रोजन हॉर्स यूज होता है दिस साइबर अटैक्स। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब होता है डिसरिगार्ड, डिसोबे, विलीफाई। सुप्रीम कोर्ट, कंटेम्प्ट। इन्फर्नो, इन्फर्नो मीन्स लार्ज फायर है दैट इज डेंजरसली आउट ऑफ कंट्रोल, सिम्लीपाल। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं कोवैक्सिन shows 81% efficacy, works against various variants. This is a good news. वाइल्ड रेजेस इन सिमलीपाल, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व और इससे रिलेटेड हम बात करेंगे फॉरेस्ट फायर्स का। सस्टेनिंग द ड्राइव, दिस इज सेकेंड डोज इंपॉर्टेंट है। दिस आर्टिकल एडिटोरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अबाउट रेप एंड मैरिज, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। द डिस्ट्रेस सेल ऑफ नेशनल एसेट्स इन अनवाइज इज अनवाइज, लीड आर्टिकल है। डिस्पाइट आर्बिट्रेशन टग ऑफ वॉर, म्यूचुअल सेटलमेंट इज की, अदरवाइज ट्रस्ट डेफिसिट होता है। इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और बिजनेस में डिफिकल्टी आती है। प्रिजर्विंग विद अवर मार्शियन फैंटेसीज, पेरिल्स फेसिंग ब्रिटेन, क्लाइमेट एंड कॉन्शियसनेस। ट्रोजन्स फाउंड इन सर्वर्स, मिनिस्टर ने कहा। देन प्रेसिडेंट साहब ने अभी वैक्सीन का शॉट लिया। लिंग्विस्टिक बैरियर्स टू एजुकेशन मस्ट गो, इंडियन एयरक्राफ्ट टेक पार्ट इन श्रीलंका। 70th एनिवर्सरी है एयरफोर्स की, श्रीलंकन एयरफोर्स की। ये रिपोर्ट है कि एजुकेशन कितना इम्पैक्ट हुआ है, यूनिसेफ ने बताया। सेंसेक्स का क्लाइंब हुआ है। किड्स फ्रेंड्स यूनाइटेड एंड दिस इज यूएस अप्रोच टू रशिया। आज हम ये दोनों शब्द देखते हैं, एक है राष्ट्रगान और दूसरा है राष्ट्रीय गीत। ये क्या इनका सिग्निफिकेंस है, रिलेटेड फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। देन दिस इज सीसेट सॉल्यूशंस और ये कुछ क्वेश्चंस है। So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. The reference material is this The Hindu and this Indian Express. C said give me some time. Within a month हम इसको एक separate जो हमारा 50 themes वाला सीरीज था उसको स्टार्ट करेंगे। बट फॉर टाइम बीइंग समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो दैट इज वाई सी सेट अभी यहीं कंटिन्यू करते हैं। और जो पेंडिंग सीरीज भी है, आई हैव दैट इन माई माइंड, उसको भी हम रिज्यूम करेंगे सून, एनसीईआरटीज एंड अदर सीरीज। ओके, नाउ ये फ्रंट पेज है। कोवैक्सिन शोज 81% एफिकेसी, ऑल्सो वर्क्स अगेंस्ट वेरिएंट्स, ऑल्सो वर्क्स अगेंस्ट वेरिएंट्स। सी दिस इज वाई आई कीप ऑन सेइंग, न्यूज जब आती है ना तो उसको इमीडिएटली उसकी फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। वेट एंड वॉच, बिकॉज बहुत सारी न्यूज ऐसी आती है जिसको थोड़ा सेटल होने देते हैं।
न्यूज़ आने देते हैं, फाइंडिंग्स आने देते हैं, फैक्ट्स आने देते हैं, देन फिर उस पर ओपिनियन बनाते हैं। जैसे कि ये कोवैक्सीन आई थी भारत बायोटेक की। इफ़ यू रिमेंबर 6 महीने 4-5 महीने पहले हम रोज ऐसे आर्टिकल्स आ रहे थे कि कोवैक्सीन क्या, इसको हरिड वे में रिलैक्सेशन मिल गया है, क्विकली अप्रूवल मिल गया है, क्या ये एफिकेशियस है या नहीं है, ऐसे बहुत सारे चार्जेस भी आए देन एटसेट्रा। द पॉइंट इज वेट एंड वॉच नाउ सी, शोज 81% एफिकेसी है और ये वर्क अगेंस्ट वेरिएंट्स। इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी जो वैक्सीन लिया है ना वो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड नहीं है। Interim analysis is based on study of 43 cases. Vaccine has slow adverse events, मतलब adverse events भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लो है adverse events. वैक्सीन अब 24/7 ले सकते हैं। वैक्सीन लेने के बाद एंटीबॉडी डेवलप होती है विद इन 14 डेज ऑफ टाइम। तो ऐसा नहीं कि आज वैक्सीन लगाया एंड देन आप फिर सारे गार्ड्स ड्रॉप कर दिए, नो, वेट फॉर 14 डेज, नॉट ओनली 14 डेज, सेकेंड डोज जो आएगा उसके बाद तक आपको वेट करना है। और तब भी वेट नहीं करना है इवन जो ड्रॉप नहीं करने हैं गार्ड्स, बिकॉज वैक्सीन के भी कुछ केसेस आए कि वैक्सीनेशन हो गया दोनों शॉट्स बट फिर भी कोविड-19 हो गया। सो द आइडिया इज वैक्सीनेशन इज गुड, वैक्सीनेशन लेना है बट डोंट लेट द गार्ड्स डाउन। भारत बायोटेक है, अब सी इसका 80.6 है, फाइजर का 95 है, मॉडर्ना का 94.5 है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का 82.4 एफिकेसी है, स्पुतनिक का अराउंड 91 है। बट ये सब भी डेटा होता है ना, ये रिपोर्ट्स लमसम डेटा है, वेरी हो सकता है। ये कोवैक्सीन ने 81% एफिकेसी दिखा। इंडिया की जो वैक्सीनेशन कंपनी है, आई रिमेंबर कोवैक्सीन के जो चीफ हैं भारत बायोटेक, इनको एक स्टेटमेंट देना पड़ गया था कि कोवैक्सीन काफ़ी रेप्यूटेटेड कंपनी है, दिस भारत बायोटेक, काफ़ी अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रखा है, तो कोई हरिड यहाँ पे लैप्सेस नहीं हुए हैं प्रोटोकॉल्स के। कोवैक्सीन शोज 81% एफिकेसी, इफेक्टिव शॉट, एंटीबॉडी लेवल्स लिफ्ट्स इन 14 डेज। ये पहला सच डेटा आया है फ्रॉम इंडियन ट्रायल्स। रिजल्ट्स जो हैं वो इंटरिम एफिकेसी बताए। नाउ सी दिस इज आल्सो नॉट फाइनल। कोविड-19 वैक्सीनेशन क्लिनिकली टेस्ट हुआ इंडिया में। सीरम इज रिलाइंग ऑन एफिकेसी डेटा फ्रॉम द यूके एंड ब्राजील। तो जो कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट पूना वाला, और ये भारत बायोटेक है हैदराबाद का कोवैक्सीन। द पॉइंट इज दिस वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पे हो रहा है, वैक्सीनेशन इज गुड। देन इफ यू मूव फर्दर, सो दिस इज द फ्रंट पेज का फर्स्ट न्यूज़ है। ये अब जैसे यूएस थिंक टैंक का रिपोर्ट आया है, क्लासिफाइज इंडिया एज पार्टली फ्री। ये जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आती है, मैनी अ टाइम्स इनके जो पैरामीटर्स हैं, बायसनेस भी समटाइम्स हो सकती है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। देन दिस इज वॉइसिंग डिसेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट इज नॉट सेडिशन। कुछ ही दिन पहले हमने सेडिशन देखा, सेडिशन से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़े। सेडिशन सेडिशन, तो अगर आप डिसेंट है, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉइस रखते हैं, देन इट इज नॉट सेडिशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया। एक्सप्रेशन ऑफ अ व्यू विच इज अ डिसेंट फ्रॉम अ डिसीजन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन नॉट बी सेड टू बी सेडिशन। नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन। ये न्यूज है, वाइल्ड फायर रेजेस इन सिमलीपाल। सिमलीपाल बायोस्फीयर भी है, सिमलीपाल ओडिशा में है, और यहाँ पे वाइल्ड फायर है, फरवरी से ये फायर कंटिन्यू हो रहा है। सिमलीपाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेस्टर्न घाट्स होते हैं, ये ईस्टर्न घाट्स होते हैं, ईस्टर्न घाट्स। द फॉरेस्ट इज होम टू अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब सी सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहले तो इसका नाम सिमलीपाल क्यों पड़ा? सिमलीपाल डिराइव करता है अपना नाम फ्रॉम दिस सिमुल। व्हाट इज सिमुल? सिल्क कॉटन का यहाँ पे ट्री होता है। जैसे जो सुंदरबंस है ना, ये सुंदरी मैनग्रोव ट्रीज है, उनका नाम है, उसके कारण इनका नाम सुंदरबंस पड़ गया। ऐसे ही सिमलीपाल बना है बिकॉज ऑफ दिस सिमुल ट्रीज। ये नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पे मेलानिस्टिक टाइगर मिलता है। मेलानिस्टिक टाइगर मतलब टाइगर की स्ट्रिप्स हमें पता है, ऐसे स्ट्राइप्स होती है, ऑरेंज दिस ब्लैक स्ट्राइप का। यहाँ टाइगर हैं उसमें ब्लैक शेड थोड़ा ज़्यादा है, तो मेलानिस्टिक टाइगर्स यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ओडिशा में है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। सिमलीपाल एडजॉइनिंग एरिया इतना ज़्यादा है इसका 5569 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको बायोस्फीयर डिक्लेयर किया है। एक जो बायोस्फीयर होता है ये एक बड़ा एरिया होता है, इसके अंदर वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क्स, स्फीयर्स, बायोस्फीयर्स, बायोस्फीयर के अंदर सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स भी आ सकते हैं एक बायोस्फीयर के अंदर। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर भी है।
ये बना था जून 22 1994 में। लाइज इन द ईस्टर्न एंड ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स है और इसका जो ईस्टर्न एंड है वहां पर ये मिलता है सिमलीपाल बायोस्फीयर। अबोर्ड है, घर है 94 स्पीशीज ऑफ ऑर्चिड्स एंड 3000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स का। फौना है, एम्फीबियंस मिलते हैं, रेप्टाइल्स मिलते हैं, मैमल्स मिलते हैं, बर्ड्स मिलते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। साल यहाँ का डोमिनेंट ट्री स्पीशीज है। तो ये क्या हुआ, सिमलीपाल बायोस्फीयर, दिस इज इन उड़ीसा। ये ईस्टर्न घाट है और इसके ईस्टर्न एंड पे यहाँ पे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। सिमलीपाल का नाम सिमलीपाल क्यों पड़ा, बिकॉज यहाँ पे सिमुल सिल्क कॉटन का ट्री मिलता है और बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे अच्छी खासी है। अब यहाँ पे बर्निंग हो रहा है, फायर हो रहा है सिंस फरवरी। रिजर्व इज प्रोन टू फायर। अब फायर्स क्यों लगती है, सी, जंगल में आग जनरली विद द ऑनसेट ऑफ समर, समर सीजन आ रहा है, समर सीजन आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और साथ ही साथ ड्राइनेस आती है। लीव्स में मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, रेनफॉल कम होता है, तो ड्राई लीव्स होती है ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वोलाटाइल होती है, एक्सट्रीमली ये फायर को सपोर्ट करती है, ड्राई सूखी पत्तियां। ऑनसेट ऑफ समर में टुवर्ड्स द एंड ऑफ ऑटम में भी फॉरेस्ट जो होता है वो वल्नरेबल हो जाता है फॉरेस्ट फायर का। रेनफॉल है और डेसिडुअस फॉरेस्ट है। डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं कि जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, इनमें हमेशा पत्तियां बनी रहती है, मतलब इनका एक पर्टिकुलर सीजन नहीं है जहाँ पे ये लीव्स को शेड करेंगे। तो लीव्स शेड हो रही है बट एक पर्टिकुलर सीजन में नहीं। तो ऐसा अपीयर होता है कि हमेशा ये हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन। बट जो डेसिडुअस होते हैं ये एक पर्टिकुलर सीजन में लीव्स इनकी गिर जाती है। बिकॉज ऑफ दैट एक सीजन ऐसा आता है जहाँ पे पत्तियां बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर वो सूखी पत्तियां हो जाएगी और फिर वहाँ पे आग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये कारण हुआ। टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, लाइटनिंग, कई बार बिजली गिरती है तो यहाँ पे अचानक स्पार्क आता है और ये सूखी पत्तियों में आग लग जाती है। और सबसे बड़ा कल्प्रिट तो ये मैन होता है, मैन मेड फायर भी काफ़ी ज़्यादा रैम्पेंट है यहाँ पे। विलेजर्स क्लियर करते हैं ड्राई लीव्स को ऑन द ग्राउंड फॉर इजी कलेक्शन ऑफ महुआ फ्लावर्स। ये जैसे उड़ीसा हुआ, मैं छत्तीसगढ़ में भी था, वहाँ पे ना ये महुआ का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। महुआ लिकर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंस, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। तो ग्राउंड को यहाँ से वो कलेक्ट करते हैं ये महुआ के फ्लावर्स को। मेलानिस्टिक टाइगर्स हैं, ये ब्लैक इन कलर है, वो भी सिमलीपाल में ही मिलते हैं। अब बात आती है कि इन फायर को कैसे स्टॉप किया जाए, फायर जो है इसको कंट्रोल कैसे करें अगर फायर हो गई, और इसको प्रिवेंट कैसे करें। बिकॉज ग्लोबली भी हम देखें तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में भी फायर लगा था। ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हुआ था 2019 में। बुश फायर, कोआला, कैंगरू, थाउजेंड्स ऑफ दिस एनिमल्स, फ्लोरा फोना हमने यहाँ पे डैमेज हुआ। तो सच टाइप ऑफ इवेंट्स जो फ्रिक्वेंट होती जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, इनको हम कैसे डील करें। सच फायर्स आर जनरली ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय नेचुरल रेन्स। तो नेचर का खुद का एक मैकेनिज्म है, रेन्स के थ्रू वो उसे कंट्रोल कर लेता है। फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट होती है डिजास्टर में। फोरकास्ट मतलब पहले से अनुमान लगा लें कब ये डिजास्टर होने वाली है। जैसे हमको पता है ऑटम में फायर आती है, हमको पता है समर सीजन में फायर आती है। फायर प्रोन डेज को हम आइडेंटिफाई करें। और जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर बिकॉज मेनी टाइम्स ये फर्स्ट रेस्पॉन्डर होते हैं, मिटिगेट करें इंसिडेंट्स ऑफ फायर को। फायर लाइंस बनाए, ऐसे जैसे पेड़ आ रहा है बीच में आपने गड्ढा कुछ खोद दिया तो यहाँ फायर फिर इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो फायर लाइंस बना दो। क्लियरिंग करो ड्राइड बायोमास, जहाँ पत्तियों का ड्राई बायोमास है, बिकॉज बायोमास ही फायर बनाएगा, इसको आप क्लियर करो। क्रैकडाउन करो पोचर्स पे। सम ऑफ द मेथड्स हैं फॉरेस्ट लाइंस, फायर लाइंस विच आर स्ट्रिप्स केप्ट क्लियर ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे फॉडर नहीं मिलता है, ड्राइड बायोमास नहीं होता है, तो आग आगे स्प्रेड नहीं हो पाती। ये ब्रेक करता है फॉरेस्ट को इनटू कंपार्टमेंट्स टू प्रिवेंट फायर्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। आग, जंगल की आग ऐसे फैल नहीं पाती है, वो कंटेन हो जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं और ये सारे कुछ उपाय हैं, हम सॉल्यूशंस देख सकते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करने के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे यहाँ फॉरेस्ट परसेंटेज अगर फॉरेस्ट पॉलिसी देखें तो 33% तो होना चाहिए, बट 33% है नहीं, 23-24% से ज़्यादा है नहीं। तो इन फॉरेस्ट फायर्स को हम कैसे स्टॉप करें, बिकॉज फॉरेस्ट फायर्स होती है तो जंगल का नुकसान होता है, एनिमल्स का नुकसान होता है और ह्यूमन सेटलमेंट भी अगर आसपास है तो वो पेरिफेरी में वो भी डैमेज होता है।
प्रिपेयर अ नोट ऑन फॉरेस्ट फायर। अब आप इसमें लिखो फॉरेस्ट फायर के रीजंस क्या है, रीजंस में भी आप जोग्राफिकल रीजन बताओ, आप बताओ ह्यूमन क्या इंड्यूस्ड रीजंस हो सकते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है फॉरेस्ट में, ह्यूमंस में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, फॉरेस्ट ओवरऑल क्लाइमेट में, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखिए, जैसे ये अमेजोन, ऑस्ट्रेलिया, बुश फायर, इंडिया में अभी ये सिमलीपाल का हुआ। सॉल्यूशंस, कई बार टूरिस्ट भी जाते हैं, चेन्नई में ये अनफॉर्चुनेट इधर साउथ तमिलनाडु में एक्सीडेंट हुआ था, तो द पॉइंट इज इससे दिस इनोसेंट लाइव्स भी जाती है अगर ये फायर्स ऐसी हो जाती है। तो हाउ यू कुड डील विद दिस टाइप ऑफ फायर, रीजन, इम्पैक्ट, सॉल्यूशंस, फाइंडिंग, ऑब्जर्वेशंस, रिपोर्ट्स, सारी चीजें आप इसमें लिखो, प्रिपेयर अ नोट ऑन फॉरेस्ट फायर्स। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट सस्टेनिंग द ड्राइव। सो दिस इज नेक्स्ट पेज, दिस इज एडिटोरियल सस्टेनिंग द ड्राइव। सस्टेनिंग द ड्राइव, मोमेंटम, मोमेंटम टर्म होता है ना, ये बड़ा पावरफुल टर्म होता है। आप सिविल सर्विसेज की भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं ना, हमेशा मोमेंटम को कैरी करना है। दैट इज वाई आई एम्फेसाइज सो मच कि रोज पढ़ना है, डेली मतलब डेली। स्मॉल स्मॉल स्टडीज अगर डेली करते हैं ना, इससे बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है और स्टडीज स्ट्रीमलाइन होती है, मोमेंटम बिल्ड होता है। वरना आप एग्जाम के 15-20 दिन पहले, एक महीने ऐसा मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, 1 और 2 वीक तो मोमेंटम बिल्ड करने में ही लग जाएगा। सो मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट, सस्टेनिंग द ड्राइव, एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज वेरी वेरी गुड क्वालिटी। इवन अगर आप सर्विसेज में भी जाएंगे, विदाउट डिसिप्लिन आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कई बार आप देखना कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, टॉपर्स भी बन जाते हैं एग्जाम में, बट जब बात होती है कि हाउ गुड वो ऑफिसर कैसे हैं, दे स्ट्रगल। These things help. Be disciplined and sustain the drive. Momentum is important. Enthusiasm होना बहुत जरूरी है। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनमें दिस उदासीनता नहीं होनी चाहिए, लेथार्जी नहीं होनी चाहिए। Enthusiasm is important. Sense of service is important. Sustaining the drive. अब ये जो एडिटोरियल है, दिस इज अबाउट दिस वैक्सीनेशन। एंथुजियाज्म फॉर वैक्सीनेशन मस्ट बी सस्टेन। जो अभी ये बना है, नया टेम्पो बना है अभी कि सबको वैक्सीनेशन लेना है, इसको कंटिन्यू करें। इनफ फॉर पीपल टू टर्न अप फॉर बोथ शॉट्स, दोनों शॉट्स लें, पहला भी और सेकेंड डोज भी। दिस मंथ इज ऑलरेडी सीइंग अ नेशनल अपटिक, ऊपर की तरफ है। फ्रेश इन्फेक्शंस बढ़े हैं, स्पेशली महाराष्ट्र बहुत सफर कर रहा है। चांसेस ऑफ अ पॉसिबल सेकेंड वेव है ऑन द होराइजन। Successful vaccination drive is critical to being prepared for. That is why vaccination is important. Second dose भी लेना है, ये आर्टिकल यहाँ पे लिखा है। This article is again very very important. This article talks about कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें मजोजिनी, प्रेजुडाइसेस, पैट्रियार्कियल माइंडसेट है, और जो बहुत सीरियस मैटर्स होते हैं ना उसको भी हम ट्रिवलाइज कर देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। और ये एक बहुत बड़ी बैटल है, आर्डुअस बैटल है कि लोगों का माइंडसेट कैसे करें। माइंडसेट और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सेंसिटिव मैटर है, उनको हम ऐसे ट्रिवलाइज नहीं करें। आर्टिकल में बात किया है, ऑनरेबल कोर्ट में एक डिस्कशन हुआ, उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए गए वो भी इस सेंसिटिव मैटर के अकॉर्डिंग नहीं थे, उसको ट्रिवलाइज लगा वहाँ पे। मैरिटल एंड अदर रिलेशनशिप बिटवीन द परपेट्रेटर, मतलब गुनहगार, विक्टिम जिस पे गुनाह हुआ है, परपेट्रेटर, विक्टिम, कैन नॉट बी अ रेप डिफेंस। एक रिलेशन होता है, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स जो होता है, मैरिज जो होता है, ये बिल्ट होती है अराउंड लव, इट इज बिल्ट अराउंड रेस्पेक्ट, इट इज बिल्ट अराउंड ट्रस्ट, एंड इट इज बिल्ट अराउंड कंसेंट। ये चारों बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं जो नेसेसरी है इन दिस इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मैरिज। लव, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड कंसेंट। विद इन दैट सिविलाइज्ड फ्रेमवर्क एक वायलेंट और एक्सप्लॉइटेटिव एक्ट लाइक रेप हैज नो प्लेस। तो इसकी कोई भी जगह नहीं है हमारे सोसाइटी में। लव, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड कंसेंट, दीज आर द फाउंडिंग पिलर्स ऑफ दिस मैरिज। अब यहाँ पे अक्सर ऐसा हो, जैसे विक्टिम है, परपेट्रेटर है, परपेट्रेटर ऑफर कर रहा है मैरिज का, बट इससे तो वो जस्टिस नहीं है, दिस इज नॉट जस्टिस। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 है, ये भी डील करता है इन सब मैटर्स में। अब कुछ कमिटीज आई थी, कमिटीज में JS वर्मा कमिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। JS वर्मा, जस्टिस वर्मा कमिटी थी, clear that law ought to specify that a marital or another relationship between the perpetrator and victim cannot be
डिफेंस अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेशन। हमारे यहाँ सोसाइटी में आई वाज रीडिंग वन रिपोर्ट, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो विक्टिम है उसको साइलेंटली सफ़र करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस मैराइटल रेप। तो ये चीज़ें एनकरेज नहीं करनी है। यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, CR वर्सेस यूके में भी एक ऐसा केस आया था। इट एंडोर्स द कंक्लूजन अ रेपिस्ट रिमेन्स अ रेपिस्ट रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द विक्टिम। सो द पॉइंट इज, ये जितने भी सोसाइटी में हमारे यहाँ माइंडसेट है इसको चेंज करें। ये तो पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा कि जो रूल्स हैं, लॉज है, इनको स्ट्रिंजेंट करें, और ये जो लॉज है इसका इम्प्लीमेंटेशन होना भी ज़रूरी है, सो दैट हम इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स को ट्रिवलाइज नहीं करें। और मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है, रिलेशन है बिटवीन टू इंडिविजुअल, इट शुड बी बिल्ट अराउंड लव, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड कंसेंट। डिग्निटी वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावरफुल एंड नेसेसरी वर्ड। दिस इज लाइक अबाउट, कहते हैं ये दो व्हीकल के दो पहिए की तरह है। तो ये जो चीज होती है ना, ये एक दूसरे का पूरक होता है। दिस थिंग शुड बी मेंटेन। तो ये बात है दिस आर्टिकल। अब जो नेक्स्ट है, द डिस्ट्रेस सेल ऑफ नेशनल एसेट्स इज अनवाइज। यहाँ बात किया है कि अगर अपन इकोनॉमी को देखें, ये आर्टिकल लिखा है सोनिया गांधी जी ने, प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस आर्टिकल में बात किया है जो पिछला कुछ टाइम है वहाँ पे जो इकोनॉमी के डिसीजंस हुए, इकोनॉमी की पॉलिसीज हुई, उसका क्या इम्पैक्ट आया इस 2021 में जो देखने को मिल रहा है। सी, इकोनॉमी जो होती है ना, वो सम टोटल होता है, सम टोटल। जैसे हम यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करते हैं तो दिस इज अ सम टोटल ऑफ वेरियस पिलर्स। ऐसा नहीं कि यू आर वेरी गुड इन से पॉलिटी बट बाकी आपको कुछ पता ही नहीं है, तो दिस इज नॉट अ वाइज थिंग। यू हैव टू बी लाइक गुड इन एवरीथिंग। एक रीजनेबल डेप्थ हर सेक्टर में होना चाहिए, और ये सम टोटल जो होता है वो आपकी प्रिपरेशन को बताता है। सिमिलरली इकोनॉमी में कुछ इवेंट्स हुए पास सम टाइम में, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ। डीमोनेटाइजेशन में जो पुराने नोट थे 500 एंड 1000, इसको बाहर किया गया और नए सीरीज ऑफ नोट्स आए 500 एंड 2000 के। डीमोनेटाइजेशन का पर्पस था दिस ब्लैक मनी को स्टॉप करना और साथ ही साथ डिजिटल पुश को आगे बढ़ाना। बट इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज हुए। सिमिलरली जीएसटी रोल आउट था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत टाइम से ड्यू था। पिछली गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही थी जीएसटी लाने का। जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसमें हिकअप्स आए। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। टैक्सेस जो ऑयल पे लग रहा है, जैसे सेंटर एक्साइज लगाती है, स्टेट वैट लगाता है, VAT, वैल्यू एडिशन टैक्स। अब ये दोनों टैक्सेस हैं, ये ज़्यादा है इंडिया में, और इससे क्या होता है, फ्यूल प्राइसेस हमारा 100 का बैरियर क्रॉस हो गया। PSU का प्राइवेटाइजेशन, हमारे यहाँ ये भी अगेन इम्प्रेशन है कि जो पब्लिक सेक्टर है यहाँ काम नहीं होता है, इनएफिशिएंसी होती है। सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्रिटिसाइज करते हैं बट सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने की कोशिश करते हैं। ये एक पैराडॉक्स है। PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में प्राइवेटाइजेशन की बात है कि प्राइवेटाइजेशन इज अ पेनेशिया, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ऐसा नहीं है। देन कॉर्पोरेट टैक्सेस हमने कट किए थे सो दैट हम बिजनेस को बूस्ट हो, ऑन्टरप्रेन्योरशिप बढ़े, और ये जो कट्स हुए इससे रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ सरकार का। पैंडेमिक, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, कोविड-19। इकोनॉमी ऑलरेडी हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, इसमें वर्ल्ड ग्लोबल लेवल फिनोमिनॉन भी थे, बट फिर कोविड आ गया तो इसने भी कुछ रिलीफ नहीं किया। द पॉइंट हियर इज कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो भी केस बाय केस बेसिस पे होना चाहिए। इवन 1991 के जो रिफॉर्म्स थे उसका थीम ही यही था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बट प्राइवेटाइजेशन शुड बी डन केस बाय केस बेसिस, जस्ट नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्राइवेटाइजेशन कि करना है तो करना है, नो, केस बाय केस बेसिस में, मेरिट के बेस पे ये होना चाहिए। ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। Then this is despite arbitration, tug of war, mutual settlement is key. Mutual settlement, जैसे हम देखते हैं, एक तो हमारे यहाँ जुडिशरी है, पूरा इंटीग्रेटेड जुडिशरी का एक रेगुलर मैकेनिज्म है। फिर एक और टर्म्स होता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म। इसमें जैसे हम देखते हैं लोक अदालत, फैमिली कोर्ट वगैरह। ऐसे ही अगर बिजनेस के टर्म में देखें, जैसे एक फॉरेन कंपनी है, वोडाफोन है, यूके की कंपनी है, इसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, तो यूके की कंपनी वोडाफोन ये चाहेगी कि उसका इन्वेस्टमेंट सेफ हो, जो लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, वो सब क्लियर कट हो। अब
प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो कंपनीज होती है ना, ये अक्सर टैक्स के जो लॉज हैं उसमें लूप होल्स में खेलती हैं। इन कंपनीज के पास बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं, तो दे डू दिस थिंग कि उनको पता है नियम में ये कमी है, तो वो उस नियम को दिस टैक्स इवेजन करती है। अब गवर्नमेंट को भी पता चलता है बिकॉज ऑफ नियम में कमी ये टैक्स इवेजन हो रहा है, तो गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स में चेंजेस करती है। फाइनेंस में ये हो सकता है, मतलब बैक डेटेड है, रेट्रो एक्टिव बैकवर्ड लुकिंग, पिछली किसी डेट से उन्होंने टैक्स में ये चेंज किया और फिर बोलती है कि बिकॉज अब आप टैक्स इवेजन कर रहे थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस लॉ इन दिस टैक्स, तो अब आप इतना टैक्स पे करो। अब जो दूसरी कंपनी है जैसे वोडाफोन या फिर केन, वो मना कर देती है कि रेट्रोस्पेक्टिव तो हम करेंगे नहीं, तो हम आपका डिसीजन चैलेंज करेंगे। अब ये चैलेंज जो डिसीजन करती है ना, तो ये कंपनीज इंडिया में नहीं करती, इंडियन कोर्ट्स में नहीं करती। जैसे अमेजोन ने इंडिया में नहीं किया, वो गई सिंगापुर। सिमिलरली वोडाफोन गई यहाँ पे आर्बिट्रेशन में। तो द पॉइंट इज वो यहाँ पे आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल दिस कोर्ट सेटलमेंट में आ जाती है। अब इसका जो डिसीजन होता है, क्या वो हम बाइंड करें, इस डिसीजन को क्या हम चैलेंज करें, और इस पूरे बैकड्रॉप में रेवेन्यू लॉसेस तो है, साथ ही साथ एक गुडविल होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होती है, इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट का सेंटिमेंट्स होती है, वो फिर यहाँ पे सवाल उठ जाते हैं। इंक्रीज हुआ एफडीआई इंडिया में, बट इट में नॉट बी कंड्यूसिव टू वीव अ वेब ऑफ लिटिगेशन। ये सही चीज़ नहीं है। इससे स्टेक होल्डर्स बढ़ेंगे, अफेक्टिंग होगा स्टेक होल्डर्स, और एग्जिट रूट होगा। कंपनीज इंडिया में आने में दिस कतराएंगी, वो कमिटमेंट नहीं दिखाएंगी। ट्रस्ट एंड ऑनर करना जरूरी है, कमिटमेंट एंड रूल ऑफ लॉ को भी। ये दो केस इंपॉर्टेंट है, वोडाफोन एंड केन। हैव अ लुक एट नोट्स, हमने इसमें डिटेल में बात की है। वोडाफोन एंड केन, आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन था वो अगेंस्ट इंडिया गया। इंडिया अब बोल रहा है इसको हम चैलेंज करेंगे, बट व्हाट अबाउट सेंटिमेंट्स। क्विकली इसको अगर हम देखें तो वोडाफोन और केन एनर्जी इनिशिएटेड प्रोसीडिंग अगेंस्ट इंडिया का परजुएंट टू द इल रेप्यूटेड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, बैक डेटेड टैक्सेशन, जो 2012 में किया था। सितंबर 2020 में, इसी दिन आई थिंक इसके आसपास, हैव अ लुक एट नोट्स, हमने ये केस डिस्कस किया था। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हाग ने रूल किया कि वोडाफोन का केस इंडिया हारेगा और इंडिया को इतना दिस इम्पोजिशन करो, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस में नहीं मिलेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट एंड दिस। ये क्योंकि ब्रीच हो रहा था, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा इंडिया नीदरलैंड का दिस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ऑर्डर किया गवर्नमेंट रीइंबर्स करे इतना कॉस्ट और डैमेज वगैरह का भी यहाँ पे बात किया। अब द पॉइंट इज वोडाफोन का केस हमने हार गए यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट आता है दिस केन का। दिसंबर 22 2020 को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फिर से डिसीजन लेती है, इंडिया हैड फेल्ड टू अपहोल्ड इट्स ऑब्लिगेशन टू केन अंडर इंडिया यूनाइटेड किंगडम बीआईटी टैक्स लायबिलिटी दिस मच। अब ये भी इंडिया को बोलते हैं ये नहीं होगा, इनफैक्ट हमें ये पे करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया ने केन एनर्जी के जो एसेट्स थे, शेयर्स थे, उससे रिकवरी कर ली थी, तो इंडिया को पे करना पड़ेगा करीब 9,000 करोड़ टोटल हम सफर्ड बाय केन। अब ये डिसीजन आए हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के। इंडिया ने इसको चैलेंज करने का डिसीजन लिया है कि हम इन दोनों केसेस जो हमारे अगेंस्ट गए हैं उसको हम चैलेंज करेंगे। तो ये जो पूरा स्टोरी है, ये पूरा स्टोरी है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव जो लॉज होते हैं ना, ये बड़े क्लियर कट वर्ड्स में होने चाहिए और इसमें लूप होल्स नहीं होने चाहिए। दैट इज वाई हम देखते हैं पेपर वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर वर्क जो होता है ना, राइटिंग क्लियर कट हो, टू द पॉइंट हो, मैसेज कन्वे कर रहा है, अगर पेपर वर्क सही नहीं होता है ना, तो इस टाइप के लिटिगेशंस और केसेस आगे चल के ये ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। दैट इज वाई पेपर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉज इन स्पेशली इन सब केसेस में। अभी अब ऑनगोइंग स्टेटमेंट है, हम इसमें गवर्नमेंट जो स्टैंड ले रही है, चैलेंज किया है, तो हम दिस चैलेंज को देखेंगे, इन्वेस्टर्स इन सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, लेट अस सी। देन दिस इज अबाउट नेक्स्ट वन, प्रिजर्विंग विद अवर मार्शियन फैंटेसीज। मार्स फिर से हमारी फैंटेसीज में है, हम यहाँ पे सेकेंड अर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। परसीवरेंस अभी यहाँ पे लैंड भी हुआ है। लेट अस सी, अनरिजॉल्व क्वेश्चंस हैं, होप है फाइंडिंग लाइफ ऑन द प्लैनेट, हैव इंट्रीग्ड एक्सपर्ट्स फॉर डेकेड्स। अभी नासा का परसीवरेंस यहाँ पे मिशन चल रहा है। लेट अस सी द पेरिल्स फेसिंग ब्रिटेन। अब ब्रिटेन भी बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है। ब्रिटेन हमेशा से एक पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडेड आइसोलेशन फॉलो किया है, बिकॉज ब्रिटेन बेसिकली यहाँ पे ग्रुप ऑफ दिस आइलैंड्स है, तो यूरोप के पास भी है बट यूरोप भी नहीं है। तो
ब्रिटेन को एक हमेशा इंडिपेंडेंस रही है अपनी फॉरेन पॉलिसी बिजनेस वगैरह करने में। बट जब ब्रिटेन आ गया यूरोपियन यूनियन में, तो ब्रिटेन को लगा कि वो ड्रैग हो रहा है बिकॉज ऑफ ईयू। ब्रिटेन अकेले ज़्यादा बेटर कर सकता है, तो ब्रिटेन ने कहा कि हम ब्रेग्जिट करेंगे। यहाँ पे वोटिंग हुआ इनका, सबने बोला, सबने नहीं मतलब एक माइनर मेजोरिटी से लोगों ने कहा कि ब्रेग्जिट होना चाहिए। अब ब्रेग्जिट जब हो गया, इसमें बड़ी डिफिकल्टीज आई, बट इट्स नॉट दैट इजी। प्लस कोविड-19 आ गया, इकोनॉमीज पूरे वर्ल्ड में सफ़र कर रही है, तो ब्रिटेन यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। अब इसमें इंडिया को अपॉर्चुनिटी है कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ एक नया डील, नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। कल परसों ही देखा, और ब्रेग्जिट में भी बोरिस जॉनसन इंडिया आने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ कोविड अगेन नहीं आ पाए। बट द ये जो है अभी G7 का मीट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर शायद जाएंगे, तो ब्रेग्जिट होने के बाद यूके भी इंडिया के लिए एक बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी है। यहाँ बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस हो सकता है। क्लाइमेट एंड कॉन्शियसनेस, ये बात है उत्तराखंड फ्लड्स में। अभी उत्तराखंड में फ्लड्स आए, टेक्सास में अभी कोल्ड स्नैप आया था, बहुत टेम्परेचर कम हो गया था यहाँ पे, टेक्सास कोल्ड स्नैप। तो क्या ये बता रहा है क्लाइमेट एक्शन लेना क्यों ज़रूरी है? क्लाइमेट चेंज रियलिटी हो रही है। क्लाइमेट चेंज ना एज सच कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है अर्थ के रेस्पेक्ट में। क्लाइमेट चेंज एक प्रोसेस है जो होती रहती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा चलता रहा है। अर्थ हमेशा एक जैसी नहीं रही, अर्थ चेंज होती रहती है। बट जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस इस क्लाइमेट चेंज को क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। जो चीज़ 1000 साल में होनी थी वो ह्यूमंस अब 100 साल में कर रहे हैं। इसको बोलते हैं, इन्होंने इंटेंसिफाई कर दिया है क्लाइमेट चेंज, और वो ह्यूमन के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू हो गई है क्लाइमेट चेंज के लिए, हमारे लिए, हमारे रेस्पेक्ट में, हमारी सिविलाइजेशन में। बिकॉज इफ यू नो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी दो थ्योरी है, एक तो आर्यंस अटैक है और दूसरा है दिस क्लाइमेट चेंज। ये थ्योरी ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है, क्लाइमेट चेंज। तो एक पूरी सिविलाइजेशन यहाँ पे दिस वैनिश हो गई बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। डायनासोर्स चले गए, तो वी ह्यूमंस ऑल्सो नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। A cut above the rest are Ashwin, and this is about Karnataka. This is, see, High Court punishes two collectors for this contempt. कंटेम्प्ट का जो है वो कोर्ट के किस आर्टिकल में है? जैसे सुप्रीम कोर्ट भी कंटेम्प्ट लगा सकती है। टेल द आर्टिकल। 14 ट्रोजन्स फाउंड इन सर्वर्स, ये भी एक बड़ा थ्रेट है साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी में दिस NTRO और जो मैंने PDF सेंड किया था, ये काफ़ी अच्छा है। हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी आने वाले टाइम पे, जैसे प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई ना, ऐसे साइबर सिक्योरिटी भी एक मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है इन अपकमिंग टाइम्स। 14 ट्रोजन्स फाउंड हुए सर्वर में, पूरा मुंबई दिस इलेक्ट्रिसिटी आउटेज, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफगार्ड करना। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, वैक्सीनेशन 24/7 हो सकता है। यहाँ प्रेसिडेंट साहब ने वैक्सीनेशन लिया। प्रेसिडेंट साहब रामनाथ कोविंद जी गेट्स हिज फर्स्ट शॉट एट आर्मी हॉस्पिटल। वैक्सीन लिफ्ट्स एंटीबॉडी लेवल, 14 दिन में जो एंटीबॉडी लेवल है वो ऊपर हो जाता है। स्टडी हाउएवर सेज दैट, सी, ऑलरेडी इन्फेक्टेड बाय द वायरस गेट द बूस्ट इन अ वीक। प्लस वैक्सीनेशन ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कॉट फ्री हैं, आप प्रिकॉशंस नहीं रख रहे हैं, यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। लिंग्विस्टिक बैरियर्स टू एजुकेशन मस्ट गो। भाषा, भाषा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या कहा गया है, कंटेंट क्या है। लिंग्विस्टिक बैरियर्स टू एजुकेशन मस्ट गो। अभी आने वाला टाइम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये एजुकेशन का बैरियर, जैसे गूगल का भी एक प्रोडक्ट रिव्यू देख रहा था मैं, ये जो जो गैजेट्स आ रहे हैं ना, जैसे गूगल ट्रांसलेट है, ये रियल टाइम पे कॉन्वर्जेशन में होगा। गूगल मीट वगैरह जो सॉफ्टवेयर्स में, वो रियल टाइम पे आपका वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज कन्वर्ट कर देगा। तो जो लैंग्वेजेस के जो बैरियर हैं, ये अब इतने बड़े होने नहीं चाहिए, फील नहीं होंगे। एजुकेशन मस्ट, बैरियर्स नहीं होने चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा लर्निंग इन लोकल लैंग्वेजेस, और लैंग्वेजेस भी सीखना चाहिए। जब हम, आप देखना, जब आप इंग्लिश बोलोगे ना, आपकी एक अलग पर्सनैलिटी रहेगा, हिंदी बोलोगे अलग पर्सनैलिटी रहेगा, आप अपना लोकल लैंग्वेज घर पे जो बोलते हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो द पॉइंट इज, लैंग्वेज जितना हमें आती है ना, ये कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें। कॉग्निटिव हेल्प, शार्पन करती है माइंड को। दैट इज़ वाई स्कूल करिकुलम में मल्टीपल लैंग्वेजेस आना अच्छी बात है। जिनको 2 से ज़्यादा लैंग्वेज आती है वो ऑलरेडी काफ़ी एडवांटेज में है। देन इंडिया इज पार्टली फ्री, दिस इज US थिंक टैंक का कुछ रिपोर्ट है। दिस इज नॉटी स्टोरी, व्हाट मेक्स अर्थ होम, फेसलिफ्ट फॉर द पास्ट,
rebuilding with bricks, oyster and chocolates, the 8 Anna rule, museum in motion, म्यांमार सी प्रोटेस्टर्स म्यांमार सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्जन हो रही है यहाँ पे और इससे क्या होगा पिछले कुछ टाइम पे म्यांमार ने इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छा किया था बैक टू जीरो दे आर गोइंग टू सफर दिस इज विड्रॉ नॉमिनेशन एज बजट चीफ इंडिया एयरक्राफ्ट टेक पार्ट हुआ श्रीलंका में श्रीलंकन एयरफोर्स का 70th एनिवर्सरी है इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है Then this is IS, this is anti-dumping tax. 17 कंट्री फेस यूएस का एंटी डंपिंग टैक्स एंटी डंपिंग क्या होता है आंसर कुछ ही दिन पहले पढ़ा है एंटी डंपिंग काउंटर वेलिंग भी ड्यूटी भी पढ़ा था हमने देन यूएस ने सैंक्शन किया रशिया में नेवल्नी दिस इज स्वीडन बिल्किन ने कहा चाइना बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल टेस्ट है यूएस के लिए इवन इंडिया के लिए भी चाइना एक बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल टेस्ट है रॉकेट्स एट इराक बेस्ड होस्टिंग यूएस ट्रूप्स ईरान एंड रशिया ईरान में भी सिचुएशन अभी बहुत क्रिटिकल है सेंसेक्स क्लाइम हुआ 2.3% बॉयड बाय ग्लोबल रैली सेंसेक्स ऊपर हुआ अपबीट मैक्रो डेटा भी सेंसेक्स ऑन अ टीयर इंडेक्स ने बोला सिंगल डे ग्रोथ हुआ यहाँ पे बियर एंड बुल देन इरकॉन का शेयर्स फॉल हुए हैं स्पेक्ट्रम से बूस्ट हुआ जियो भारती मार्केट शेयर को एनसीएलटी गवर्नमेंट कैन कट एक्साइज ऑन फ्यूल सी गवर्नमेंट का ये जो टैक्स है ना फ्यूल पे इसको कट करे सेंस रेवेन्यू इम्पैक्ट दिस इज पॉसिबल सो दैट जो प्राइस का बर्न हो रहा है 100 रुपी बिकॉज इससे हमने क्या देखा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है तो फिर इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आएगा कॉस्ट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन में वेजिटेबल्स एवरीथिंग ट्रांसपोर्टेशन उसका प्राइस अप होगा और इकोनॉमी अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है ये इस टाइप की बढ़ी हुई कीमतें इन्फ्लेशन नॉट एट ऑल गुड सो दैट इज वाई गवर्नमेंट को इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है मिनिमम सेलिंग प्राइस शुगर का इतना होगा मिल प्रेशर में है हर्टिंग लिक्विडिटी देन दिस इज सेबी मैकेनिज्म हो मार्केट अब्यूज को स्टॉप करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी कब बना था और सेबी के अभी प्रेजेंट चीफ कौन से आंसर इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन टू कवर ब्रोकर्स दिस इज WTC का फाइनल स्पॉट होगा अगर हम ये जीत जाएंगे शोडाउन और ये स्पोर्ट्स है नाउ दिस इज इंडियन एक्सप्रेस इंटरिम डेटा आया है फर्स्ट सच डेटा कोवैक्सिन का विच इज शोइंग प्रॉमिसिंग लग रहा है वो और दिस इज नेक्स्ट वन सी फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टूडेंट्स जा रहे हैं हैप्पी फेसेस हॉर्स कार्ट में आउटस्कर्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है शट डाउन थे मार्च में तो इसीलिए ये जो ऑनलाइन है ना दैट इज ओके ये जो पीयर लर्निंग होती है इसका लाइफ लेसन्स बहुत हैं यहाँ पे इस पूरी एक्सरसाइज के स्कूल्स का ऑफलाइन क्लासेस का स्टूडेंट्स पीयर्स कंपनीज इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इवन कंपनीज भी अब ये रियलाइज करने लग गई है वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और दूसरा एक्चुअल में ऑफिस में जाके आप काम करते हो प्रोडक्टिविटी लॉन्ग टर्म में यहाँ बेटर है फ्रेंड्स यूनाइटेड अब सी चैलेंजेस भी हैं सरकमस्टेंसेस भी हैं तो बेस्ट हमेशा यही होगा एक मिडिल वे बनाए दोनों इसमें नहीं फ्रेंड्स यूनाइटेड देन दिस इज गुजरात ये एक न्यूज़ है क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यू टू कोविड इम्पैक्टेड 247 मिलियन 247 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया यूनिसेफ की रिपोर्ट है 24% had access to internet now this is also one thing सबके पास इंटरनेट नहीं है सबके पास घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है प्रॉपर स्पेस नहीं होता है जहाँ पे वो बैठ के पीसफुली पढ़ पाए तो उस सब केसेस में हम तो डिवीज़न कर रहे हैं स्टूडेंट्स में डिवाइड हो रहा है एक हैव्स हैं एक हैव नॉट्स हैं हैव नॉट स्ट्रगल कर रहे हैं लर्निंग आउटकम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो ऑनलाइन एजुकेशन नॉट ऑप्शन फॉर ऑल ये अभी इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं आपसे पूछा जाएगा ये ऑनलाइन एजुकेशन पे आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है एक तो ये ज़रूर बोलिए ओवर्ट कमर्शलाइजेशन इज़ नॉट गुड सेकंड ऑनलाइन इज़ नॉट दी ओनली वे ये नहीं ओनली वे है एक मिक्स्ड बैलेंस बनाना ज़रूरी है ऑनलाइन और ऑफलाइन में एंड थर्ड इज़ दिस प्रॉपर सेफगार्ड्स एंड सिक्योरिटी होना ज़रूरी है बिकॉज चिल्ड्रन पे अगर टू मच ऑफ ऑनलाइन है गैजेट्स वगैरह हैं तो आईसाइट का प्रॉब्लम है मेंटल कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल ये सारी चीज़ें वो रियल वर्ल्ड से दूर हो रहे हैं वर्चुअल वर्ल्ड में आ रहे हैं एल्डर्स तो समझ जाते हैं चिल्ड्रन को यंग पीपल यंग स्टूडेंट्स इवन टीनेजर्स को भी दिस थिंग वी नीड टू बी केयरफुल समझाना दिस प्रिकॉशंस प्रिवेंशंस आर इम्पॉर्टेंट देन दिस इज गवर्नमेंट ये एडिटोरियल है आफ्टर द ब्लैकआउट पावर ब्रेकडाउन हुआ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट
This is piercing the impunity or Indo-Pak Express, fighting for a foothold, teach them to transgress. जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हो ना तो आपसे एक स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक बहुत रेस्पॉन्सिबल, डिग्निफाइड एंड जिम्मेदारी भरे स्टेटमेंट्स होंगे एंड कंडक्ट होंगे। हम अगर कोड की भी बात करें, सिविल सर्वेंट्स का कोड होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो इसमें जो कुछ चीज़ें होती है वो एक कंडक्ट नेसेसरी है, बिकॉज़ ये एक्सपेक्टेड है आप एक आइडियल और एक जिम्मेदार दिस फेस प्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट का, ये एक्सपेक्टेड होता है यहाँ पे। Okay, teach them to transgress the digital muzzle, the language of learner, NEP, again language multilingual, pressure and pushback, China standoff, unpacking Covaxin data. As you take the vaccine, some do's and don'ts हैं वैक्सीनेशन में। ओवरऑल यू हैव टू लाइक ये जो बेसिक्स हैं, एक्सरसाइज करें, हेल्थ रखें, प्रॉपर स्लीप करें 7-8 hours पर डे, दिस ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। प्रॉपर प्रिकॉशंस, वैक्सीनेशन बिफोर एंड आफ्टर। Despite DOT success in 2 day, Kremlin, no see. Kremlin shrugs off impact of sanctions. Kremlin मतलब रशिया by US EU but pledges retaliation, मतलब जवाबी कार्रवाई होगी, retaliation होगा by Kremlin. यूएस जो है वो अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने फ्रेम किया सैंक्शंस यहाँ रशिया में फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जस्ट कन्फ्रंटेशनलिस्ट अप्रोच के अगेंस्ट। ज़्यादा यहाँ पे सैंक्शंस लगी। बाइडेन सीज रशिया एज वाशिंगटन का आर्क राइवल, बिगेस्ट थ्रेट मानता है अमेरिका की सिक्योरिटी को, एंड हिज अप्रोच टू मॉस्को इज बाय फार मोर कंसिस्टेंट देन ट्रम्प। अब इसके क्या होगा, इससे शिफ्ट आएगा। यूएस एंड रशिया का ऐसे क्लैशेस होगा। ऑलरेडी यूएस और चाइना यहाँ लॉगर एड्स पे, वर्ल्ड में आईआर में इसके रैमिफिकेशंस हो गए। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इज लार्जर स्ट्रैटेजी ऑफ रिस्टोरिंग अमेरिकाज ग्लोबल क्लाउड। और अमेरिका थोड़ा इनसिक्योर भी फील कर रहा है, उसको लग रहा है वो साइडलाइन होता जा रहा है, चाइना डोमिनेट कर रहा है, रशिया डोमिनेट कर रहा है, तो अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी यहाँ पे दिखाना चाहता है। इंटेंस प्रिपरेशन एंड दिस इज बाइडन। और ग्लोबल पॉजिटिव मैक्रो डेटा अच्छा आया, बूस्ट हुआ, 65 पैसा अप हुआ, रुपी भी। ईपीएफओ बोर्ड मीट होगा, 8.5% रेट फाइनलाइज होगी, सब 8.5। डबल टैक्सेशन, पेट्रोल में कम करें पैसे, सर्विसेज एक्टिविटी। आईएए चीफ ने बैक किया इंडिया को ऑन कोल। अब सी जैसे व्हाई आई कीप ऑन सेइंग दिस कि ये जो रिपोर्ट्स आती है यूरोपियन की या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड की, ये ना थोड़ी बायस्ड होती है। अब जैसे आप स्वीडन, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखो, ये हमेशा टॉप करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि ये ऑलरेडी पहले से अर्ली एडवांटेज मिला था। दे आर लाइक वेल है, इनके पास सारे रिसोर्सेज भी हैं, सब दे आर अर्ली प्रॉस्परस कंट्री है। सेकंड, इनका पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इनके पास ऐसा कुछ लोड है नहीं। हम स्वीडन से कंपेयर नहीं कर सकते, हम नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन अदर कंट्रीज से कंपेयर नहीं कर सकते। अब दे कीप ऑन प्रेशराइजिंग कि आप ऑल्टरनेट सोर्सेज लो, कोल बर्निंग नहीं होगा, पेट्रोल बर्निंग नहीं होगा। बट इज इट पॉसिबल? हम अपने अर्ली ग्रोथ फेज में हैं, अभी अगर हम कोल एंड पेट्रोल यूज नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। ये तो अपना दिस इन्होंने कर लिया। स्वीडन एक मेजर यूज किया इसने दिस नेचुरल रिसोर्सेज का, कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा। नाउ वो प्रीच करते हैं कि आपको कोल पेट्रोल यूज नहीं करना चाहिए। नो एग्जिट विदाउट सपोर्ट, दैट इज वाई कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंपॉर्टेंट। अब स्वीडन और इंडिया स्वीडन ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। फेज ऑफ डेवलपमेंट में रॉस्टोव मॉडल पढ़ते हैं, ये काफ़ी आगे है हमसे, तो वी कैन नॉट कंपेयर जस्ट लाइक दैट। विदाउट एग्जिट सपोर्ट, माइक्रोसॉफ्ट क्लेम्स अटैक बाय चाइनीज अटैकर्स आर एवरीवेयर एंड दिस इज रैली। अच्छा, स्कूल का जो सवाल था उसमें ये सेकंड प्रश्न है, एडवर्स इम्पैक्ट क्या हुआ कोविड-19 का स्कूल एजुकेशन में, डिस्कस। स्कूल एजुकेशन में कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट हुआ। अब यहाँ एडवर्स इम्पैक्ट लिखा है, तो आप इम्पैक्ट तो लिखो, बट जो प्रश्न होता है ना, वो हमेशा आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हो। वहाँ पे प्रॉब्लम है, एवरीबडी नोज प्रॉब्लम है, बट सॉल्यूशन, वेयर इज द सॉल्यूशन, थिंक। तो कुछ जो एंडिंग में 2-3 लाइन है वहाँ पे आप लिखिए कि सॉल्यूशन भी क्या हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम जरूरी है, सॉल्यूशन इज ऑल्सो नेसेसरी। अब ये हिंदी है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में क्या डिफरेंस है? सी, राष्ट्रगान
जब भी राष्ट्रगान लिखा है इसका मतलब है जनगण मन। राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को स्वीकृति दी गई। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1911 ईस्वी में इस गीत की रचना की। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को इसको गाया गया था। तत्वबोधिनी नामक पत्रिका थी। जनवरी 1912 ईस्वी में यह गीत भारत भाग्य विधाता शीर्षक के तहत प्रकाशित हुआ था। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक के तहत रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को अंग्रेजी रूपांतरण भी किया था। जनगण मन संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया। इस गाने में जो प्रथम पंक्ति है, जैसे राष्ट्रगान है ना, सॉन्ग तो काफी बड़ा है, इसका हमने कुछ पार्ट लिया है। ये 52 सेकेंड्स में होना चाहिए, 52 सेकेंड में। तो ये है राष्ट्रगान, जन गण मन। दूसरा होता है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत का जो दर्जा है वो वंदे मातरम को है, वंदे मातरम। इस गीत की रचना 1874 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की थी। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र जी ने प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ में की गई थी। ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक का थीम क्या है आप बताओ? आनंद मठ जो है ये क्या थीम है आनंद मठ का, स्टोरी का? आनंद मठ 1896 ईस्वी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहली बार गाया गया। इसमें कुछ 5 पदों में प्रथम पद को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया है। करीब 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। सर्वप्रथम स्थापित श्रेय यदुनाथ भट्टाचार्य जी को प्राप्त है। राष्ट्रीय गीत को बैंड पर बजाने की जो धुन है वो मास्टर कृष्ण राव द्वारा 1949 ईस्वी में तैयार की गई थी। मास्टर कृष्ण राव के निर्देशन में मास्टर गणपत सिंह ने इसे पहली बार बजाया था। अभी आप जैसे दूरदर्शन आकाशवाणी देखते हो तो शुरुआत में जो होता है ना, संविधान सीरीज, आई होप आपने कंप्लीट कर ली होगी, होमवर्क सारा कंप्लीट करना है। तो उसमें भी शुरुआत में ये वंदे मातरम का ऐसे यहाँ पे म्यूजिक आता है। दूरदर्शन आकाशवाणी ये इससे प्रारंभ होता है। ये जो धुन है इसको बनाया था पन्नालाल घोष जी ने। फ्लूट कुछ ही दिन पहले रैपिड जीके में देखा, पन्नालाल घोष जी ने इनका तैयार किया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में। आज के सीसेट के सवाल है, ये सॉल्यूशन है, बड़ा आसान था ये। पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर मतलब दिस पेरीमीटर, और पूरा पूरा भर दोगे तो ये कहलाएगा एरिया। पेरीमीटर जो है उसका हमें टोटल कॉस्ट पता है, कॉस्ट पर मीटर भी पता है। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा पेरीमीटर का कितना लेंथ था। तो टोटल कॉस्ट 180 है, कॉस्ट पर मीटर 20 है, तो टोटल मीटर कितने हुए? 504 मीटर। अब 504 मीटर पेरीमीटर है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? मतलब ए है तो 4a इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर अपॉन 4, तो वो हो गया 126 मीटर। अब ब्रेथ ऑफ पेवमेंट है, अब ये स्क्वायर है, इसके चारों तरफ ऐसे पेवमेंट बना दिया है आपने, है ना, ये ऐसे पेवमेंट बन गया है। इसकी ब्रेथ है 3 मीटर। तो अगर पेवमेंट बना तो ये 3 मीटर इधर आया, ये 3 मीटर अंदर इधर आया, तो ये जो बची हुई लेंथ बची वो कितनी होगी? 126। 3 3 के 2 हटा दो, दैट इज 120 मीटर। ये साइड हो गया इनर स्क्वायर का। अब एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड मतलब ये बड़ा वाला लेंथ और ये छोटा वाला लेंथ। तो बड़ा इस 126 का स्क्वायर, छोटा 120 का स्क्वायर। तो ये जो पेवमेंट है वो बचा हुआ आ जाएगा, तो वो आ गया 1476। कॉस्ट हमें 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर है, तो इसको 50 से कर दो, 73,800 यहाँ पे आपका पैसे आ जाएंगे। ओके। अब ये जो गाय है उसको रस्सी से बांधा है, तो वो रस्सी की लेंथ इतनी है, तो वो इसको ऐसे करके घूमेगी तो ये सर्कल हो जाएगा। इतने पूरे एरिया में वो ग्रेजिंग कर लेगी सर्कुलर फील्ड में, 9856 स्क्वायर मीटर। रेडियस होता है लेंथ ऑफ रोप आर, हमें पता है पाई आर स्क्वायर, एरिया होता है आर आ जाएगा 56 मीटर। ये बात है ड्राइविंग व्हील बस का 140 सेंटीमीटर का है। ये डाया होता है, डाया का हाफ कर देते हैं तो रेडियस आ जाता है। सरकमफरेंस मतलब अगेन दिस, यू कैन से दिस इज लाइक पेरीमीटर। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिस्टेंस कवर्ड से हम डिवाइड कर देंगे कि कितने रिवॉल्यूशंस हुए और उससे कितनी डिस्टेंस कवर की। जैसे 4 बार पूरा पहिया घुमा है, मतलब सरकमफरेंस 4 बार यूज हुआ पूरा पूरा लेंथ, और इस 4 में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो वो बता देगा एक सरकमफरेंस मतलब एक पहिए का पूरा घूमने में कितना लेंथ हो रहा है। तो सरकमफरेंस हो गया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अपॉन डिस्टेंस कवर्ड, दिस। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 66,060 कर देंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, आर को मिनट में किया, तो 1100 मीटर। अब सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर के हिसाब से आर गिवन है 4.4 मीटर हो गया, और इसको हम इक्वेट डिवाइड कर देते हैं 1100 से।
मतलब टोटल इतना डिस्टेंस कवर किया और इसमें चक्का कितने बार पूरा पूरा घूमेगा, मतलब कितना इसका पूरा ऐसे कंप्लीट होगा। तो ये नंबर आ जाएंगे जब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक एक रिवॉल्यूशन में, एक सर्कमफरेंस में कितना आता है नंबर। तो 1100 अपॉन 4.4 दैट इज 250। ओके, अब आज के सवाल है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 460 स्क्वायर मीटर है। इफ द लेंथ इज 15% मोर देन ब्रेथ, 15% ज्यादा है ब्रेथ से, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। इजी है आंसर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है मेजरिंग 90 मीटर एंड 50 मीटर, इज टू बी एनक्लोज बाय वायर फेंसिंग। अब वायर फेंसिंग है मतलब ये क्या होगा, एक पेरीमीटर पे लगेगी। इफ द पोल्स ऑफ द फेंस आर केप्ट 5 मीटर अपार्ट, हाउ मेनी पोल्स विल बी नीडेड। अब ये फेंसिंग भी है तो फेंसिंग में ऐसे पोल 5-5 मीटर में लगेंगे, ऐसे लेंथ ब्रेथ वगैरह सब में ऐसे 5-5 मीटर में। तो कितने पोल्स आपको जरूरत पड़ेगी। रेक्टेंगुलर लॉन है 55-35 मीटर है, दो रोड्स हैं। अब ये रेक्टेंगुलर लॉन हो गया, एक रोड ऐसी हो गई, एक रोड ऐसी हो गई, और 4 मीटर वाइड की है, मिडिल से जा रही है, वन पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर पैरेलल टू ब्रेथ। अब आप बताओ कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड, मतलब ये लॉन है और ये जो रोड है इसमें अपन को ग्रेवल डालना है, यहाँ पे ग्रेवल डालना है। तो इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा, अगर कॉस्ट है 75 पैसे पर स्क्वायर, तो ये एरिया फाइंड कर लीजिए, 75 पैसा दिया हुआ है, यू विल गेट द आंसर। सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। सी सेट सॉल्यूशन, दोनों में डिफरेंस, गान और गीत। स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, क्या इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 का। ट्रोजन्स, दिस इज आर्बिट्रेशन, डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल का एक और बात है, जब वैल्यूएशन आपका बहुत कम हो रहा है वहां आप बेचोगे ना तो आपको नुकसान ज्यादा होगा। तो अभी कोविड के कारण वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी डिप हो गया है। देन दिस इज सिमलीपाल और ये है कोवैक्सिन एफिकेसी। So this is 4th of March 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.